नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे Node.js बैकएंड रोड मैप। काफी सारी बातें करेंगे। अगले 10 से 15 मिनट में हम ये कवर करेंगे कि Node.js में सीखना क्या क्या है, सीखना कैसे है, आप क्यों नहीं सीख पाते हैं Node.js या बैकएंड, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीखना कब है। करियर में अगर बैकएंड में करियर बनाना है तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम एक एक करके कवर करेंगे समय रहते। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है, भैया हर दिन तो आप ब्लैक शर्ट पहनकर आते हो, आज ये क्या नया गेटअप है, ये क्या कुछ नया अवतार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमारे घर में बहुत सालों से नवरात्रि होती है, तो नवमी के दिन हम लोग पूजा हवन करते हैं। पूजा हवन करके जैसे ही ऑफिस पहुंचे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो टीम ने कहा कि आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, एकदम देव पुरुष की तरह, तो ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए। तो हमने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। तो शर्मा कर हम ऐसे ही आपके सामने आ गए हैं। आशा करते हैं आपको यह अवतार भी अच्छा लगेगा। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कब सीखे Node.js बैकएंड, कब सीखे। देखो, इसमें मैं 2-3 तरह के जवाब दे सकता हूं आपको, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक जवाब देता हूं, सीधा साधा जवाब कि देखो, Node.js बैकएंड तभी सीखना चाहिए जब आपको जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड आ गया। क्यों पूछिएगा? क्यों? क्योंकि Node.js बैकएंड डेवलपर का सीधा डिमांड कम है कंपेयर टू जावा का बैकएंड डेवलपर का, या गो का बैकएंड डेवलपर का, या इवन फॉर सम एक्सटेंट PHP बैकएंड डेवलपर्स का डिमांड ज्यादा है Node.js से। तो Node.js बैकएंड डेवलपर आपको कब सीखना चाहिए? जब आप फ्रंट एंड यानी जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड यानी रिएक्ट डेवलपमेंट सीख चुके हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख चुके हैं और आप प्रॉपर एप्स, वेब एप्स जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट में बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि रिएक्ट में मैं कह रहा हूं, आप एंगुलर और व्यू से रिप्लेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक फुल फ्लेजेड ऐप बना सकते हैं फ्रंट एंड के साइड, तो अगर आप बैकएंड भी सीख जाओ और बैकएंड के एपीआईज भी बना पाओ, और जैसा मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, यहां कनेक्ट कर देंगे हम लोग कि मर्न स्टैक में MongoDB कैसे सीखते हैं, तो अगर आप डेटाबेस भी सीख जाओ तो आपके पास पता क्या हो जाएगा? सुपर पावर। ऐसे बहुत सारा पावर आएगा आपके हाथ में। क्यों? क्योंकि आपके जैसा डेवलपर कहीं नहीं मिलेगा जिसको फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है, डेटाबेस भी आता है। ऐसे डेवलपर को सही मायने में कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर, जिसको फ्रंट एंड बहुत स्ट्रांग है और उसको थोड़ा बैक एंड, थोड़ा डीबी भी समझ में आता है। तो अगर आप इस तरह के डेवलपर बनना चाहते हैं तभी आप ये सीखिए। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो इन डिमांड बैक एंड स्किल्स हैं, जैसे जावा में काफी सारा डिमांड है, अब कोटलिन में भी आ रहा है, और वैसे लैंग्वेज में सीखिए जिसमें स्टैटिक टाइपिंग हो, जैसे C#, ASP.NET, ये सब भी सही है। अब मैं बोलता ही जा रहा हूं तो आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, भैया बैकएंड डेवलपर की क्या सच में डिमांड है? ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं, बट आज के समय में जहां मैं ये बात कहता हूं कि फ्रंट एंड की डिमांड बैकएंड से बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि ये बैकएंड वीडियो या बैकएंड लर्निंग आप तभी कीजिए जब आपका फ्रंट एंड पूरा हो जाए और आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो। तो अगर आप सिर्फ बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो शायद ये वीडियो आपके उतना काम न आए। फिर भी सुन लीजिए, कुछ जाता तो है नहीं, 7 मिनट में क्या जाएगा, कुछ आ ही जाएगा। तो अभी तक हमने 2 चीजें कवर कर ली है कि कब शुरू करें बैकएंड सीखना और कैसे शुरू करें बैकएंड सीखना। तीसरी चीज पे आते हैं। हमने मर्न स्टैक के वीडियो में यानी MongoDB के वीडियो में भी ये बात की थी कि बैकएंड लोग सीख क्यों नहीं पाते हैं। बैकएंड लोग इसलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि पहले जब आप डेवलपमेंट में घुसते हैं, आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आते हैं, आपको बेसिक्स ऑफ Node.js नहीं आते हैं। तो मेक श्योर कि आपको Node.js, गिट, प्रोग्रामिंग, ये सब जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये सब आप सीख ले। अगर आपको प्रोग्रामिंग ही नहीं आएगी, जैसा मैंने इस वीडियो में बात की है, वाई कोडर्स फेल, तो आप डेवलपमेंट या डीएस से कुछ भी नहीं सीख पाओगे, करियर नहीं बना पाओगे। तो इतना करने के बाद जब आप यहां पहुंचते हैं, तब आपको Node.js का बेसिक सीख लेना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक कैसे करते हैं, प्रॉमिस कैसे करते हैं, असिंक अवेट कैसे करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। भले रिएक्ट में इतना ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन बैकएंड के लिए तो ये समझ में आना ही चाहिए। अब चौथे पड़ाव पर आते हैं कि बैकएंड भैया डेटाबेस के बाद सीखे या डेटाबेस के पहले सीखे। तो इस पे भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। आपको पता ही है कि मैं काफी सारे बच्चों के साथ काफी सारा पढ़ाई लिखाई करता रहता हूं, उन लोगों को पढ़ाता हूं और बहुत सारी चीजें ट्राई करता रहता हूं। तो इसके पहले वीडियो में जब हमने बात की थी कि MongoDB की जो वीडियो थी, उसमें मैंने Mongo पहले पढ़ाया था और उसके बाद Node.js का बैकएंड पढ़ाया था। ऐसा क्यों किया था? मुझे लगता है कि अगर आप डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरैक्ट करना पहले सीख जाओ, और डेटा कैसे स्टोर होता है, डेटा कैसे रिट्रीव होता है, कैसे अपडेट होता है, डिलीट होता है, अगर इन चीजों को आप समझ जाओ तो उसके ऊपर एपीआई जो है बस एक लेयर होती है। तो डेटा की अंडरस्टैंडिंग समझने से बहुत ज्यादा फायदा है। एपीआई की जो लेयर है, जो Node.js या एक्सप्रेस की लेयर है, उसके ऊपर लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आपको पहले डेटाबेस के साथ, सिर्फ डेटाबेस के साथ CRUD ऑपरेशंस, एग्रीगेट्स, ये सब कुछ ट्राई कर लेना चाहिए, उसके बाद बैकएंड में घुसना चाहिए।
तो अब आते हैं Node.js बैकएंड में सीखे क्या। Node.js आपने सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखा, बहुत सारी चीजें सीख गई, सब बातें हमने कर ली, लेकिन मेजर चीज जो आपको सीखनी चाहिए मुझे लगता है एक्सप्रेस से शुरुआत करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे और फ्रेमवर्क हैं, नेस्ट फ्रेमवर्क्स हैं, सर्वरलेस के फ्रेमवर्क्स है, बहुत कुछ है, बट एक्सप्रेस जो है ना आपको एक बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग दे देगा। भले जहां आप जाओ शायद वहां एक्सप्रेस नहीं यूज हो रहा हो, लेकिन जब आपको एपीआई लिखनी है और एपीआई समझनी है तो एक्सप्रेस एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है शुरुआत करने के लिए। अब एक्सप्रेस में भी क्या सीखे और कैसे सीखे, इसमें हम लोग थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जिससे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि इतना धीरे धीरे हौले हौले। और यार तुम लोग कमेंट में हौले हौले का स्पेलिंग गलत लिख देते हो, तो प्लीज एडिटर HAULE और थोड़ा सा चला भी देना यार, वो हौले हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला पार्ट है ये कि हौले हौले आराम आराम से सीखना है हम लोगों को। तो देखो, घुसने के पहले सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए कि एक सर्वर क्या होता है, एक डेटाबेस क्या होता है, एक क्लाइंट क्या होता है, एक CDN क्या होती है। अब आप बोलोगे भैया ये पढ़ा दीजिए, आप पढ़ाते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, ऐसे वाले कमेंट मारते हो आप लोग। तो बाबू, इस पर बहुत प्यारा सा एक वीडियो और बहुत ही फेमस और हिट वीडियो मेरा बनाकर रखा हुआ है, डीमिस्टिफाइंग MERN स्टैक। आप देख लो, सब समझाया है। तो वो वीडियो सबसे पहले देखना है और समझना है कि एक पैकेट जो है वो कैसे ट्रैवल करता है, रिएक्ट का ऐप कैसे होस्ट होता है, API कॉल्स कैसे होते हैं, सर्वर कैसे जाता है। उतना टाइम आप नहीं स्पेंड करोगे तो मैं 5 घंटे का वीडियो भी बना दूंगा, तो क्या फायदा। जानते हो क्या होता है, हम लोग भी जब स्कूल में थे ना तो ऐसे ही थे बिल्कुल, कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो सोचते थे कि अगर उसका किताब खरीद लेंगे तो शायद वो समझ में आ जाए, अगर ट्यूशन ज्वाइन कर लेंगे तो शायद समझ में आ जाए। इसी तरह आप लोग भी बोलते हो कि भैया वीडियो बना दीजिए, भैया पढ़ा दीजिए तो समझ में आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे मेहनत तो आपको करनी। तो ये वीडियो पहले से बना हुआ है, अगर आपने देखा हुआ है तो आप कमेंट में बोलना कि हाँ भैया देखा था, समझ में आ गया था, और नहीं देखा हुआ है तो क्यों नहीं देखा है। इतने अच्छे समझाया है कि सर्वर कैसे काम करता है, API कॉल्स कैसे जाते हैं, डेटाबेस से कैसे बात होती है, क्लाइंट कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है। क्यों नहीं देखते आप ये सब वीडियोस? देखिएगा, उस पर कमेंट कीजिएगा तो मुझे भी वैसे वीडियोस और बनाने का मन करेगा। मैं आपको और भी चीजें पढ़ा पाऊंगा और समझा पाऊंगा। अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो ये बताइए कि हौले हौले की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, कैसे बताएंगे? कमेंट में डालिए कि हौले हौले सीखेंगे भैया। इसका बस इतना फायदा होगा कि आप परेशान नहीं होगे कि अरे बहुत जल्दी सब कुछ करना है, इतना ही दिन में करना है, उतने ही दिन में करना है, क्योंकि हौले हौले सीखने से आपकी लर्निंग अच्छी होती है। आगे बढ़ते हुए जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये स्टैक कैसे काम करता है, तो सबसे पहले आपको एक एक्सप्रेस सेटअप करना है। अब क्या, एक्सप्रेस सेटअप करने में बहुत लोग बहुत गड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, और हम कहते हैं कि इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो। रेपलेट पे जाइए, आराम सेटअप कीजिए, अपना पहला गेट रिक्वेस्ट लिखिए। यहां पर 2 रास्ते आते हैं। जब आप गेट रिक्वेस्ट लिख रहे होते हैं तो या तो आप एक REST API लिख सकते हैं, या तो आप एक HTML वापस भेज सकते हैं। तो HTML टेम्पलेटिंग वाला जो रास्ता है वो अब बहुत पुराना हो चुका है, बंद हो चुका है। आज के टाइम पे, अगेन मैंने पहले वीडियो में भी समझाया था, आज के टाइम पे कोई टेम्पलेटिंग करके सर्वर से क्लाइंट को नहीं भेजता है, ठीक है। जो टेम्पलेटिंग है वो रिएक्ट के अंदर होती है और जो डेटा है वो API से आता है। तो ये चीज आपको समझ के उस तरह के API कॉल्स लिखने आने चाहिए। तो अगर आपने API सेटअप कर लिया, उसके ऊपर पोस्टमैन सेटअप कर लिया, कोई भी REST टेस्ट क्लाइंट सेटअप कर सकते हैं, पोस्टमैन एक प्यारा सा क्लाइंट है, उसके लिए सेटअप कर लिया, पहला API लगा लिया, तो आपको लगेगा कुछ तो आया, response.json तो हुआ। इतना आराम से पढ़िए, हौले हौले। अब देखिए, अब हमने एक गेट रिक्वेस्ट करना सीखा था, अब हम गेट पे क्वेरी पैरामीटर कैसे लगाते हैं ये सीख सकते हैं। उसके बाद हम गेट पे राउट पैरामीटर कैसे लगाते हैं वो सीख सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल राउट पैरामीटर कैसे लगाते हैं वो सीख सकते हैं। गेट में हेडर में कैसे डालते हैं वो सीख सकते हैं। तो एक एक करके आपको चीजें सीखनी है, एक बार में नहीं होगा। उसके बाद 404 कैसे हैंडल करते हैं गेट रिक्वेस्ट का, एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं गेट रिक्वेस्ट का, ये सीखना चाहिए आपको। और देखिए, आप इतने सारे जब आप सवाल लगाओगे, इतने बार API कॉल्स लिखोगे, तब क्या होता है, रिपीटेशन से लर्निंग हो जाती है, तो आपका हाथ थोड़ा बैकएंड पे गेट पे खुल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो जैसे आपने गेट में बेसिक से शुरू करके एडवांस की जर्नी पूरी की, वैसे ही पोस्ट में भी बिल्कुल एक बेसिक लिखेंगे। एक बेसिक पोस्ट रिक्वेस्ट लिखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि रिक्वेस्ट बॉडी कैसे होता है, HTTPS क्या होती है। उसके बाद डेटा वैलिडेशन कैसे होता है। डेटा वैलिडेशन एक अपना अच्छा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा समझते हैं कि भाई जो डेटा आ रहा है वो सही सही आ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए, ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसी तरह फिर आईडी से कैसे गेट करते हैं, पोस्ट करते हैं, और फिर इसमें भी एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपने इतना सारा समय लगा लिया, और इतना सारा समय बहुत नहीं है यार, मैंने इसको पढ़ाया था, कुछ 2-4 घंटे में हो जाता है ये, तो 2-4 घंटे अगर आपने लगा दिए, समस्या क्या है, क्यों आप नहीं सीख पाते हो? क्योंकि 4 घंटे सुन के आपको लगता है 4 घंटे, उडेमी पे तो पूरा का पूरा कोर्स ही 1 घंटे का मिल जाता है, और अभी तो भैया पोस्ट में ही पहुंचे हैं, अभी तो बहुत पढ़ाना है। लेकिन हाँ, दिक्कत क्या है, पूरा का पूरा MongoDB
MongoDB, Node.js, Express 1.5 घंटे में क्यों सीखना है आपको? 1.5 घंटे में सीखोगे तो कुछ नहीं आएगा, और अच्छे से सीखोगे, बढ़िया से बनाओगे, खूब सारे घंटे लगाओगे तो क्या होगा, लंबी लकीर बनेगी, आप अच्छे से समझोगे, सीखोगे और बैकएंड भी लिख पाओगे। जैसे मैंने MongoDB, Express इसके पब्लिशिंग पे काफी सारा टाइम बच्चों का, आई थिंक 30 घंटे का तो क्लास लिया था और कुछ 50-60 घंटे का होमवर्क दिया था, तो 100 घंटे लगवा दिए बच्चों के। पर 100 घंटे के बाद जो बच्चे आए, बड़े सॉलिड आए, अपने प्रोजेक्ट्स में खुद से बैकएंड लगाने लगे, खुद से डेटाबेस का मॉडलिंग करने लगे, खुद से डेटाबेस समझने लगे, अपने एपीआईज पब्लिश करने लगे, अपने एपीआईज टेस्ट करने लगे। ऐसे ही लर्निंग होती है, छोटी से छोटी चीज पे ढेर सारा टाइम स्पेंड करके 100 घंटे लगाकर आप बेसिक, अभी भी मैं नहीं कहूंगा कि वो बहुत तेज हैं, बट बेसिक अच्छे बैकएंड डेवलपर भी बन सकते हैं। हाँ, तो अब क्या, तो गेट सीखा, पोस्ट सीखा, तो आप नोटिस करोगे कि हर बार मैं पहले बोलता हूं कि पहले कोड करो फिर थ्योरी समझो, क्योंकि थ्योरी धीरे धीरे समझ में आती है। तो अब जो आपने बेसिक सेटअप कर लिया है, गेट समझ लिया है, गेट को डेप्थ में समझ लिया है, उसकी एरर हैंडलिंग समझ ली है, पोस्ट समझ लिया है, पोस्ट को डेप्थ में समझ लिया है, उसकी एरर हैंडलिंग समझ ली है, और अगेन पोस्ट में भी बस जेसन काफी है। इतना समझने के बाद आपको अब थोड़ा रेस्ट को समझना चाहिए। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट के अलग अलग वर्ब्स क्या होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट कब यूज होता है। इतना ही नहीं, आप देखोगे इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज मैंने करवाया बच्चों को कि कैसे उसकी नेमिंग की जाती है, कैसे उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी रखी जाती है, एपीआई को कैसे लिखा जाता है, ये सब भी बहुत जरूरी है। और ये सीखने के लिए ना आपको बहुत कुछ की जरूरत नहीं है। आप एक स्ट्राइप का एपीआई खोलिए, पब्लिक एपीआई है, और उसको देखिए थोड़ी देर, देखिए कि कितना प्यार से, कितना कंसिस्टेंट नेमिंग है, कितना अच्छे से गेट, पोस्ट, आईडी, राउट पैरामीटर्स को यूज किया जा रहा है, कितने अच्छे से उसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। आपको भी एस्पायर करना है कि एक दिन हमारा एपीआई भी ऐसा ही होगा। जब आप अच्छा देखोगे तभी तो अच्छा बनाओगे ना। ऐसा ही होता है, इंस्टाग्राम पे आप ट्रैवल रील्स देखते हो तो इंस्पायर होते हो, है ना, और वो एंड्रयू टेट जी के वीडियोस देखते हो तो आपको लगता है कि हमें भी बॉडी बनानी है, पैसे बनाने हैं, है ना। तो उसी तरह अच्छा इंजीनियरिंग देखिएगा तो उससे भी इंस्पायर होइएगा। तो इसको अच्छे से देखिए, इसमें देखिए कितना अच्छे से इसने एपीआई का पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया है, कैसे नेमिंग की है, कैसे स्लाइसिंग की है, कैसे एक के अंदर एक गए हैं, जैसे कि फोल्डर्स खुलते हैं ना, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, ये नेस्टिंग जो है ये कितनी अच्छी हुई है। इन चीजों पे थोड़ा सा समय लगाइए, फिर से कोई दिक्कत नहीं, समय आपके पास बहुत है, करना क्या है, समय ढेर सारा लगाइए, खूब सारा, तो ये समझ में आने लगे कि अच्छा रेस्ट एपीआई कैसे लिखते हैं। फिर थोड़ा एरर को समझिए कि विभिन्न प्रकार के एरर क्या होते हैं, सक्सेस क्या होते हैं, एरर कोड्स क्या होते हैं, सक्सेस कोड्स क्या होते हैं। ट्राई कीजिए, जैसे मैं बच्चों को बहुत क्विज खिलवाता हूं इस चीज के ऊपर अपने क्लास में कि देखो 2xx क्या है, 3xx क्या है, 4xx क्या है, 5xx, और उसके अंदर क्विजेस भी होते हैं ढेर सारे। तो इससे क्या होता है, आपका दिमाग करना, देखिए दिमाग जो है ना वो मस्कल है, मस्कल, तो उस मस्कल को जितना आप परेशान कीजिएगा उतना वो बिल्ड होता है। और हम क्या करते हैं, हम फिर वही 2 घंटे वाले में सब है ना, रिएक्ट, रिडक्स, नोड, जेएस, एक्सप्रेस, मोंगो, फोंगो सब है, उससे तो नहीं होता ना, इसीलिए सीख नहीं पाते हम लोग। तो इतना सारा समय इस पे लगा लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब आपको रेस्ट एपीआई समझ में आ गई तो आप थोड़ा सा कोड ऑर्गेनाइजेशन पे टाइम लगा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, एक राउटर होता है एक्सप्रेस में, उसको आप यूज करके अलग अलग फाइल में कैसे रखे कोड को, कैसे यूज करें, ये सब चीजें सीख सकते हैं। और जब आप ये सीख जाए, सोचो इतनी देर में आपको लेकर आ गया, ऊपर से नीचे 8 घंटे आपके लगा दिए और अभी तक डेटाबेस से कनेक्शन नहीं सिखाया। जबकि आप किसी ट्यूटोरियल पे जाओगे सबसे पहले यही सिखा देगा कि डेटाबेस लगा दो, कॉम्प्लिकेट इतना कर दो कि प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाए आपके लिए। बट ऐसा नहीं करना है। इसके बाद जब आप कोड ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हो तो फिर डेटाबेस से कैसे जोड़े इसको, और जो डेटाबेस आपने सीखा था उसको ऐसा लगाइए कि ये मॉड्यूलर रहे। ठीक है, तो डेटाबेस कुछ भी यूज हो सकता है, मोंगो भी यूज हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था मोंगो भी यूज कर सकते हैं, माइस्क्ल भी यूज कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना एक्सप्रेस का कोड ऐसे लिखना है कि वो एक डेटाबेस की एपीआई को एज अ फंक्शन कॉल करे, उससे जो डेटा ले वो यूजर को दे दे। तो ये मॉड्यूलैरिटी ऑफ कोड बहुत जरूरी है, सीखना, समझना, करना, बनाना। ठीक है, तो हमारे समय समाप्ति की घोषणा हो रही है। इसके अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे Node.js एडवांस्ड। Node.js एडवांस्ड रोड मैप कैसे, अगर आप इतना सीख सके, अगर आप इतना सुन सके, समझ सके और उसको आत्मसात कर सके, यानी कि अपना सके, तो फिर आप Node.js एडवांस में कुछ सीख पाओगे, समझ पाओगे। अगर यही नहीं समझे तब तो कोई फायदा नहीं है। तो लास्ट पीस जो आपको करनी है Node.js बिगिनर बेसिक में, वो ये है कि यूजर को कैसे देखें। ठीक है, अभी तक हमने सारा डेटा लिया था। यूजर जब आता है तो यूजर आता है, यूजर की आईडी आती है, उसका फोन नंबर आता है, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस आता है, बहुत सारी चीजें आती है, और यूजर से डीबी को अपडेट भी करना होता है। कैसे होता है, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, ट्रिप एडवाइजर का एग्जांपल लेते हैं। तो ट्रिप एडवाइजर के एग्जांपल में सारा का सारा डेटा आपका एक साथ है, पर यूजर क्या करता है, यूजर कहां आता है इसमें, जब रिव्यू लिखना होता है तो यूजर आता है। अगर आपके पास एक ट्रिप है और उस ट्रिप में उस लोकेशन के नीचे आपको रिव्यूज दिखाना है, तो आपको ये दिखाना होगा कौन सा यूजर लिखा है, कितना रिव्यू लिखा है, क्या लिखा है, सब कुछ ये सब आपको देना होगा, कितने स्टार्स दिए हैं, क्यूमुलेटिव स्टार्स कितने हैं, सॉर्ट करने होंगे, ये सब यूजर बिहेवियर के ऊपर। तो ये भी कैसे करे एक्सप्रेस में, कैसे पासवर्ड चेंज करे, कैसे साइन अप करे, इन चीजों में भी अब
आपको घुसना चाहिए, शुरू में नहीं। तीसरा वाला ये करोगे दिक्कत हो जाएगी, सातवां वाला ये करोगे 8 घंटे के बाद, 16 घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद इसमें घुसोगे तो बड़े आराम से अमूल माचो घुस जाओगे। तो अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपने इतना Node.js बैकएंड सीख लिया, और ये काफी है बाय द वे, इतना सीख लिया तो एडवांस में कैसे जाएं, मिडिलवेयर क्या हो, पब्लिशिंग कैसे करें, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो। इन चीजों के बारे में बात करने के पहले आप ये अच्छे समझ लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए कि भैया ये समझ गया, अगला वाला लाइए। कमेंट दीजिएगा तभी आएगा वीडियो, और वीडियो आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा? अगर आप उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो ये सब कर दीजिए और हम लोग Node.js एडवांस बैकएंड में फिर से मिलते हैं।